वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम आपकी 10वीं कक्षा का रीढ़ की हड्डी एकांकी की व्याख्या कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और आपको पता ही है कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी एकांकी एक सामाजिक बुराई, जो लड़के वाले लड़की को देखने परखने आते हैं और फिर उसके शादी के लिए हाँ या ना करते हैं, एक तो उस पर कटाक्ष करती है, और दूसरा समाज में जो एक सोच है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए होती हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उस पर भी जगदीश चंद्र माथुर ने कटाक्ष किया है। तो हमारे पिछले वीडियो में हम पहुंचे थे जब रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब आपके 1-2 साल बचे हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। तो शंकर कहता है कि हाँ, 2 साल रखिए, क्योंकि वो 1 साल मार्जिन लेके चलता है कि शायद कहीं फेल ना हो जाए। तो उससे आगे हमारी एकांकी चलती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की तैसी भूख, तो जैसी की तैसी भूख होती थी। तो ये गोपाल प्रसाद जो है अपने समय से आज के समय के बच्चों को कंपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे समय में हम खूब खाते पीते थे, और जब कचौरियाँ वगैरह 10 दर्जन दर्जन कचौरियाँ खा जाते थे, और खाना भी खूब डट कर खाते थे। पर आजकल के बच्चे जो बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो एकदम बीमार हो जाते हैं। तो साल भर शंकर बीमार रहा था। तो रामस्वरूप कहते हैं कि कचौरियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। यहाँ महंगाई भी एक समस्या है, जिसे यहाँ उजागर किया गया है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। मतलब पहले सस्ती बालाई जो है मिठाई होती है, तो वो सस्ती आती थी, और हजम करना मतलब बच्चे खाते थे तो उन्हें वो डाइजेस्ट भी हो जाती थी। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि वह लड़का कमज़ोर है। तो यहाँ ये एक सत्य को भी उजागर किया गया है कि पहले जो बच्चे होते थे वो हर चीज़ खाते थे, छाछ, लस्सी, दही, घर का खाना, तो हष्ट पुष्ट होते थे। पर आजकल के बच्चे जो है वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और हालांकि बहुत सारी गेम्स भी आजकल हैं, फिर भी इतने स्वस्थ नहीं होते हैं। तो शंकर और रामस्वरूप सीखे निपोरते हैं, मतलब हंसने लगते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, हाँ हाँ। तो गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में कहते हैं कि और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब। मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटेदार, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये समस्या हर पीढ़ी की रहती है। जनरेशन गैप में हर पिछली पीढ़ी अपने आप को बेहतर बताती है अगली पीढ़ी से, पर ये कितना सच है कितना नहीं, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर समय के बच्चे और हर समय का माहौल अलग होता है। पढ़ाई करने का भी आजकल के बच्चों वैसे बहुत शार्प माइंडेड है। कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके फ़ोन में कितनी ही ऐप्स होती हैं, उनको चलाना उन्हें बड़े अच्छे तरीके से आता है। पर फिर भी बुज़ुर्ग जो है हमेशा अपने टाइम से आज की पीढ़ी को कंपेयर करते ही हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो अपने ज़माने को बेहतर बताते हैं, और आजकल के ज़माने को उतना अच्छा नहीं बताते। ये पीढ़ी गैप है, और ये रहेगा ही, और ये हमेशा पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को कमज़ोर और अपने अपेक्षा जो है उतना बेहतर नहीं बताती है। तो रामस्वरूप हाँ 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 करते हुए, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। और शंकर भी ही करता है उसकी बातों में, वो भी अपना साथ देते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। मतलब गोपाल प्रसाद जो है शादी विवाह को एक बिजनेस मानते थे, क्योंकि उसमें लेना देना भी होता है।
तो रामस्वरूप एकदम चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? तो वो समझ, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो क्या कर लीजिए। मतलब अब रामस्वरूप की अपनी मजबूरी थी, उन्हें अपनी बेटी अच्छे घर में देनी थी, तो वो भी गोपाल प्रसाद की बिजनेस वाली बात के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब वो भी शादी को फिर बिजनेस ही कह देते हैं, क्योंकि लड़के वालों ने कहा तो वो बात उनको माननी पड़नी थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं कि आप नाश्ते के लिए कह रहे हैं, कोई बात नहीं, नाश्ता ज़रूरी नहीं था। तो रामस्वरूप हंसते हुए कहता है, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। और वो ऐसा कहकर अंदर जाते हैं उनके लिए नाश्ता वगैरह लाने के लिए। तो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से भी हैसियत बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है ये शंकर। तो शंकर कहता है जी, और कुछ खास कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय कराने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। मतलब गोपाल प्रसाद जो है वो शंकर को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं कि तुम सीधा बैठो, कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। तो व्यक्ति हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी करके वही बैठता है जिसमें आत्मसम्मान हो और स्वाभिमान हो। जो लोग जिसमें जिनमें आत्मसम्मान नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता, और जिनका चरित्र उतना अच्छा नहीं होता, वो हमेशा झुक कर बैठते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं, नाश्ता ले ही आए। तो रामस्वरूप चाय के प्याले में चाय डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। तो पहले जो पिछले ज़माने के लोग थे वो वैसे भी चीनी ज़्यादा पीते थे, पर आज के टाइम में शुगर और बाकी कई बीमारियों के कारण लोग वैसे भी चीनी पीना कम ही पसंद करते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, कहते तो आप सही हैं कि हाँ, बिना कम चीनी के चाय का मज़ा नहीं आता, और प्याला उसको पकड़ाते हैं। तो शंकर जो है वो, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, ये शंकर कहता है। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप जो है वो शंकर को चाय पकड़ाते हैं और पूछते हैं कि वह कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स लगाना चाहिए सरकार को अगर आमदनी करनी है तो गोपाल प्रसाद मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। और रामस्वरूप और शंकर हंसने लगते हैं। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। मतलब ये उन्होंने एक मजाक किया कि कोई भी औरत जो है वो अपने आप को हर औरत अपने आप को सुंदर मानती है, और अगर उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देकर ये प्रूव करेंगे कि मैं सुंदर हूँ। खैर, ये तो एक मजाकिया बात रही। तो रामस्वरूप ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। और तश्तरी में गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, उनको कुछ भी और जो खाने पीने की चीज़ें थी उनकी तरफ करते हुए, क्योंकि पिछले ज़माने में लोग जो है वो साज सज्जा में इतना ध्यान नहीं देते थे। अब एडवांस टाइम है, लोग साज सज्जा में इतना ध्यान देते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, कि हमने कभी चेहरे की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया। तो रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब मतलब उसकी तरफ मुंह कर कर उसको देखते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर पूछता है, किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए।
तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ते हैं, ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे कैसे भी, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होंगी। आपकी लड़की तो ठीक है। मतलब यहाँ भी जगदीश चंद्र माथुर ने एक सामाजिक बुराई को उकेरा है कि हम कहते तो ये हैं कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, मन की सुंदरता होनी चाहिए। पर जब हम अपने बच्चों के लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो हमारे मानसिक पटल पर पहली बात ये होती है कि हमारी बहू जो है वो सुंदर होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो चाहे हमारी अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त हमें कितनी भी मुश्किल आए, पर हमें बहू कैसी चाहिए? सुंदर ही चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता आज भी समाज में बरकरार है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी में इस पूरे समाज की जो असलियत है उसको सामने रख दिया है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा कि हाँ बेटी तो सुंदर ही है, वो आप देख लीजिएगा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, अब आपसे इतनी बातचीत हो गई है, तब तो यह सब रस्म ही है। मतलब उसको रस्म भी बता रहे हैं और एक कहीं दिमाग में ये भी है कि लड़की सुंदर ही होनी चाहिए। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है गोपाल प्रसाद जी। और जायचा, जायचा मतलब जन्म पत्री जो टीवी टेवे वगैरह होते हैं, तो मिल ही गया है। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। कि मतलब कुछ उन्होंने बात ऐसी सुनी है जो बाहर समाज, यहाँ समाज पर भी कटाक्ष किया है। क्योंकि आप जिस घर में जा रहे होते हैं, उससे पहले समाज उसके बारे में आपकी एक छवि आपके दिमाग में बिठा देता है। तो रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही झूठ कहा होता है बेटी की पढ़ाई को लेकर। तो बोलते हैं, क्या? पूछते हैं उससे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? मतलब ये उनकी दकियानुसी मानसिकता को दर्शा रहा है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख कर जो है वो औरतें नखरे करती हैं। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में औरतों को ये माना जाता है कि वो पुरुषों की सेवा करें। तो इस तरह की मानसिकता पर भी कटाक्ष किया गया है। तो शंकर कहते हैं, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। और रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो भी एक मजबूर पिता की तरह। तो ऐसे मजबूर पिता हमारे समाज में नहीं चाहिए। शादी जो है वो शादी जो है जीवन का हिस्सा है, वो पूरा जीवन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बेटी की शादी करने के लिए उसकी पढ़ाई को भी छुपाएं और ऐसे दकियानुसी लोगों के बीच उसे भेज दें कि वो सारा जीवन दुखी होती रहे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबारें पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। तो ये जो गोपाल प्रसाद का वक्तव्य था, इस वक्तव्य से उसकी मानसिकता झलक रही थी कि वो हमेशा औरतों को पुरुषों से हेय मानते हैं। और उनका कहना है कि लड़के काबिल होते हैं, उनका ही काम पढ़ना लिखना है, और लड़कियों का काम जो है गृहस्थी चलाना है। और स्त्री और पुरुष में भेदभाव करने वाले ऐसे ही लोग समाज में मौजूद हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। मतलब ये एक उन्होंने मजाक ले लिया। पर दाढ़ी होना कौन से ऐसी खासियत है जो औरतों में नहीं है, तो वो मर्दों के लिए एक बहुत बड़ी खासियत है। ये हैरानी की बात है और इन लोगों की
मानसिकता भी। तो ये था हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी का भाग 3। इसके बाद हम भाग 4 करेंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।